कैसी आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपको पता है कि आप हमारे माध्यम से आप थंबनेल के माध्यम से समझ ही गए होंगे कि हम आपके लिए किस चीज़ की तैयारी करवा रहे हैं। तो आपको पता है कि मैं एनटीपीसी 2025 एग्ज़ाम होने वाला है। आपको पता है जस्ट अगले महीने में मतलब 5 जून से स्टार्ट एग्ज़ाम होगा जो चलेगा 24 जून तक। इस भर्ती परीक्षा एनटीपीसी सीबीटी 1 गैर तकनीकी स्नातक स्तर के बच्चों की बात कर रहे हैं, उनके लिए हम लगे हुए हैं। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो भी डाटा है एनटीपीसी का है 2019 में फॉर्म फिल हुआ था, 2020 और 2021 में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। तो उसी भर्ती परीक्षा के प्रश्नों पत्र को दिखा रहे हैं। और हाल ही में आपने 2024 में फॉर्म फिल किया था और 25 में आप पेपर देने वाले हो, तो लास्ट तक बने रहें। आप नए हैं तो आपको बता दें रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपी एसआई कांस्टेबल के लिस्ट में आप जाकर विजिट कर सकते हो और प्रश्नों का भंडार रहेगा। मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो, जीके जीएस के साथ में आपको कंप्यूटर का और साइंस का पूरा कवर हो रहा है। और मैथ्स रीजनिंग का वीडियो भी चल रहा है और सिस्टमेटिक हम प्रयास कर रहे हैं जीके जीएस भी कवर कराएं, क्योंकि जीके जीएस 40 नंबर का प्रश्न आने वाला, 20-20 प्रश्नों को पार्ट में 2 पार्टों में कवर कर रहे हैं। चलिए, जानकारी ठीक लगी होगी तो जाके पढ़ लीजिएगा। जानकारी आपके लिए 100% सही सटीक और क्रॉस वेरीफाई भी आप पीडीएफ को कर सकते। चलिए, पहला प्रश्न आप देख रहे हो। चलिए पहला प्रश्न इस शिफ्ट का, इस तारीख का, आईपीएल 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले पर्पल कैप किसने जीता था? याद रखें, सबसे अधिक विकेट लेता है उस व्यक्ति को पर्पल कैप दिया जाता, मतलब बैंगनी कलर का कैप, मतलब जिसे आप टोपी कहते हैं। याद रखें, तो आईपीएल की बात कर रहा 2020 में, अभी 2025 हो गया, क्योंकि आप समझ जाइएगा एग्जाम 21 और 20 में कंडक्ट हुआ था तो 19 और 20 का ही करंट अफेयर पूछा था। अभी 25 में एग्जाम होने वाला, मतलब 24 और 23 का ही पूछ सकता है। तो याद रखें 2025 का आईपीएल का प्रश्न और 2024 के आईपीएल का प्रश्न पढ़ लीजिएगा। हम आपको प्रश्नों से इंतला कर रहे हैं, आपको नज़रों में दिखा रहे हैं पेपर का लेवल, किस टॉपिक से कितने प्रश्न और किस सब्जेक्ट से या किस टॉपिक से अंदर से प्रश्न पूछ रहा, समझ गए। तो आईपीएल का प्रश्न आएगा, याद रखें। तो आईपीएल में हमें पूछा था 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले व्यक्ति को पर्पल कैप दिया जाता है, तो किसे दिया गया था? याद रखें, ऑप्शन थर्ड कागिसो रबाडा। तो कागिसो रबाडा को यह पुरस्कार दिया गया 2020। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? याद रखेंगे, तो ऑप्शन आपके पास बी राइट हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे आपके समक्ष भी ऑप्शन है रियो डी जेनरो। ठीक है, रियो डी जेनरो कहाँ पर है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, किस देश में स्थित है। ठीक है, हम आपको कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं, और नहीं पढ़ोगे तो आप खुद भी घाटा में जाने वाले हो, क्योंकि जो प्रश्न दिखा रहे हैं वो आपको 100% पिछले साल जो एग्जाम हुआ था, मतलब पिछले ईयर की बात कर रहे हैं 2021 में, उसी के प्रश्न कवर करा रहे हैं। तो रियो डी जेनरो में अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस प्रकार से शिखर सम्मेलन के प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा और आप लोग करंट अफेयर के रूप में पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? तो हमें पूछ रहा है कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका जो क्रांति लाने के लिए तत्पर खड़ी थी, उस पत्रिका को विदेश में प्रकाशित नहीं किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन पहला किया गया था, तीसरा भी किया गया था, चौथा भी किया गया था, लेकिन युगांतर याद रखेंगे। युगांतर एक पत्रिका है जो एक क्रांतिकारी व्यक्ति को बनाने के लिए तत्पर तैयार थी, इसे विदेश में प्रकाशित नहीं किया गया था। तो ऐसे प्रश्न आप सोच लीजिएगा, न्यूज़पेपर पत्रिका का प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? याद रखेंगे फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी याद रखें कहाँ पर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना याद रखेंगे अकबर ने किया था। ये प्रश्न ही बनता है कि फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था? अकबर ने। और यही स्थान पे बुलंद दरवाजा और जितने भी स्मारक याद रखेंगे प्राचीन समय के चाहे वर्तमान समय के, सबको पढ़ लीजिएगा कहाँ पर स्थित है, किसने बनवाया है, और उनसे जो भी फैक्ट बनता है और प्रश्न पूछेगा, क्योंकि हम अभी तक इतने सारे वीडियो बना चुके हैं जीके जीएस का, और भी मैथ्स रीजनिंग का बन ही रहा है, इस बात नहीं है। तो जीके जीएस के प्रश्नों में हमें इस प्रकार का पैटर्न का प्रश्न या टॉपिक का मिल रहा है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन जिसे हम एटीएम कहते हैं नामक एक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है? मतलब जो एटीएम आप देखते होंगे जिसके माध्यम से आप पैसे निकालते हैं, और अधिकांश व्यक्ति इसी मशीन का प्रयोग करते हैं, इसका नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इस प्रकार से आपको पता होनी चाहिए फुल फॉर्म, जिसे आप अधिकांश एटीएम शब्द का प्रयोग करके जानते हो। तो कैश निकालने की मशीन है, इसका श्रेय
एक भारत में जन्मे व्यक्ति लेकिन रहते कहाँ, स्कॉटलैंड में, ठीक है। तो उस व्यक्ति का नाम हमें पूछ रहा, याद रखें। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, जॉन सेफर्ड बैरन। तो जॉन सेफर्ड बैरन एक भारत में जन्मे व्यक्ति हैं लेकिन रहते कहाँ हैं, स्कॉटलैंड में, इसलिए इन्हें स्कॉटलैंड आविष्कारक कहा जा रहा है, जिन्होंने एटीएम की खोज किया। जन्मे भारत में, याद रखिएगा भाई। प्रकार से आपको आविष्कारक के प्रश्न भी बने। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल, MS वर्ड, इन सबसे प्रश्न, इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रश्न पूछेगा, हैकिंग इंटरनेट का प्रश्न पूछेगा, नेट का प्रश्न पूछेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का प्रश्न पूछेगा। तो आप लोग सोच लीजिएगा एग्जाम का लेवल किस प्रकार का आने वाला। जी कंप्यूटर का प्रश्न रहा, तो हमें बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है 2019 के पैकेज का हिस्सा नहीं। याद रखें ऑप्शन आपका चौथा राइट हो जाएगा। की नोट, आउटलुक भी है, वन नोट भी है, एक्सेल भी है, देखिए की नोट नहीं है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस्ट किस पौधे का वानस्पतिक नाम है। इस प्रकार से आपको पता होने की सरसों का, तो आप सोच लीजिएगा पेड़ पौधों का और जीव जंतुओं का वैज्ञानिक नाम आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें पूछा है सरसों का वैज्ञानिक नाम, मक्का का पूछ सकता है, गेहूं का पूछ सकता है। जी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन चीज़ों को समझ गए कि टॉपिक क्या आने वाला है, उसे आप पढ़ लीजिएगा। एक ही भर्ती में नहीं आएगा, याद रखें जी काम। आपको SSC, बैंक, रेलवे, स्टेट के समस्त एग्जाम, चाहे वो उत्तर प्रदेश, बिहार हो, झारखंड, पश्चिम बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, है कि नहीं, राजस्थान हो, हरियाणा हो, सब स्टेट की वैकेंसी में आप काम देगा। साइंस चाहे GK जैस हो, चाहे मैथ्स चाहे रीजनिंग हो। और आपको ग्रुप डी में भी आपको पता होनी चाहिए कि ग्रुप डी में आपको 25 नंबर का साइंस आने वाला, वहाँ पर भी यह सहयोग करेगा। तो सरसों का नाम, वैज्ञानिक नाम आप देख पा रहे होंगे, ब्रेसिका कंप्रेसिस्ट। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 80 नंबर का, शिफ्ट वहीं तारीख वहीं है। सेकंड पार्ट में आपको 20 प्रश्न मिलेगा। जी फर्स्ट पार्ट चल रहा शिफ्ट तारीख का पहल। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत के अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं। आपको पता होनी चाहिए कि हमारे भारत में सबसे पहली जब 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दिया गया था। वर्तमान में इनकी संख्या 22 हो चुकी है, जिसमें से मैथिली, नेपाली, डोंगरी सब इन 22 भाषाओं में शामिल है, लेकिन गढ़वाली नहीं है। तो आप लोग सोच लीजिएगा, जिस संविधान का प्रश्न है, संविधान का प्रश्न हमें अनुच्छेद, प्रमुख संशोधन, प्रमुख भाग, प्रमुख आपको संविधान के स्रोत और प्रमुख आपके मौलिक कर्तव्य, अनुसूचियाँ, मौलिक अधिकार, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ये बेसिक चीज़ें होती है जहाँ से प्रश्न बनता, याद रखिएगा। तो आप लोग समझ लीजिएगा, आपको अनुसूची से प्रश्न आएगा। तो अनुसूची आपके पास 12 होते हैं, तो 12 में से आप पता होना चाहिए भाषाओं को उल्लेख हमें कह रहा है, वहाँ पर हमें कितनी भाषाओं का जानकारी मिल रहा है। पहले 14 हुआ करते थे, अब हो गए 22। 22 में हमें गढ़वाली शामिल नहीं है, वही पूछ रहा कौन सा शामिल नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन मैथिली, नेपाली, डोंगरी ये शामिल है 22 भाषाओं में। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि महात्मा गांधी संबंधित आंदोलन, संबंधित कार्य, संबंधित नारे, संबंधित अप टू डेट जो प्रश्न है उन्हें पढ़ लीजिएगा। तो महात्मा गांधी ने बहुत सारे आश्रमों की स्थापना किया था, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है किस आश्रम की स्थापना नहीं किया था। तो सेवाग्राम किए थे गांधी जी ने, टॉलस्टॉय फॉर्म इसका भी किए थे, साबरमती आश्रम भी किए थे, पवनार आदि रखेंगे जी। आचार्य विनोबा भावे तो आप जानते होंगे, विनोबा भावे, याद रखें आचार्य विनोबा भावे ने इसका स्थापना किया था, किसका, पवनार आश्रम का। और यह याद रखें पवनार आश्रम कहाँ पर है, पांडुचेरी में। आप पतंजलि कहाँ पर है, पांडुचेरी में। तो इस प्रकार से आपको इन चीज़ों को उठा के पढ़ना पड़ेगा। महात्मा गांधी द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं, प्रश्न तो हर शिफ्ट में बन रहा है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, याद रखें वो टेली हो जाएगा। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी भी है, मतलब मिंट, उबंटू, एंड्रॉइड, ये सब टेली ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन टेली नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार शायद इसको तो पहले ही पूछ चुका भाई टेली के बारे में। तो आप लोग सोच लीजिएगा प्रश्न का लेवल, और कंप्यूटर का प्रश्न आया है कि नहीं। और अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय है।
तो हमें पूछ रहा है इनमें से कौन सा पक्षी है जो बहुत कम दिखाई देता है, मतलब लुप्त के कगार पे आ गया है, जिनकी संख्या ना के बराबर हो गई है। तो कोयल तो आप देखे होंगे, जिनकी संख्या भी कम है, इस बात नहीं है। कौवा भी है, लेकिन इसकी संख्या, सबकी संख्या कम हो रही है, लेकिन सबसे कम आप देखेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक पक्षी होता है जिसकी संख्या बहुत कम है, मतलब लुप्त प्राय है, लुप्त ही होने वाली है कह सकते हो। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? याद रखें, केरल में। इस प्रकार से हमें राजनीतिक पार्टियों से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है, बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इस प्रकार से हो गया ना। हाँ, बहुजन समाज पार्टी, जितने भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, सब स्तर की पार्टियों को आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से उनको देश है और स्थापना कब हुआ, कहाँ पर हुआ है, उनका कार्य क्या है, किस राज्य में उनका सरकार है। तो याद रखेंगे, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो याद रखेंगे वो आपका रहेगा केरल, और केरल दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य। अगला प्रश्न आप एक बार होंगे 29, सार्क का विस्तृत रूप क्या? मतलब हमें पूछना चाह रहा है कि इसका जो फुल फॉर्म क्या याद रखेंगे। यह एक, इसको हिंदी बोलते हैं दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। ठीक है, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन इसे कहते हैं। दक्षिण एशिया के जो भी देश हैं इसमें शामिल याद रखेंगे। और इसमें कितने देश शामिल हैं आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको बता दें। इसमें 8 देश शामिल हैं और दक्षिण एशिया देश शामिल रहेगा, जिनकी संख्या 8 है। और सार्क का नाम, रही बात इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, नेपाल के काठमांडू में, काठमांडू में, जी आपको पता होनी चाहिए। और रही बात, आपको हम होमवर्क देते हैं, इसकी स्थापना कब हुई है, क्योंकि आपको बता दें हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी संगठन हैं, मुख्यालय हैं, उनकी स्थापना, राजधानी, वह कितने देश शामिल, ये भी प्रश्न पूछता है। अब मैं बार बार आपको इंतला कर रहा हूँ, लेवल जो प्रश्न का वो सेम चल रहा है, प्रश्न उसी प्रकार के इसी टॉपिक का प्रश्न बार बार पूछ रहा है। तो हमें सार्क का फुल फॉर्म पूछ रहा, तो आप देख पा रहे होंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। ठीक है, चलिए, इस प्रकार से प्रश्न अच्छा रहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? इस प्रकार से मापक यंत्र किस चीज को किससे मापा जाता है, ये भी हमने आपको बता दें। और आपको बताएं, हम इतिहास के प्रश्न भी, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के, हर विषय के अलग अलग प्लेलिस्ट हमारे चैनल में बने हैं। और हमने महत्वपूर्ण जो टॉपिक होते हैं, टॉप को सभी विषयों के पढ़ा के रखते हैं, इतिहास के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के, कंप्यूटर के, खेल के, और आपके स्टैटिक जीके जीएस के, सभी के पढ़ा के रख चुके हैं। आप जाके देखोगे तो आपको भंडार मिल जाएगा। और ये आप मापक यंत्र भी पढ़ाया भाई। तो हाइग्रोमीटर से याद रखेंगे, आर्द्रता मापी जाती है, नमी मापा जाता है, याद रखें। जितने भी मापक यंत्र हैं पढ़ लीजिएगा, वरना पछताना हो जाएगा बाद में कि प्रश्न आया था उससे अप टू डेट और रिलेटेड प्रश्न फिर आ गया, हमने शायद पढ़े होते उस समय, सर हमें बता रहे थे कि नहीं जो टॉपिक उठा के पढ़ लो तो शायद नंबर पक जाएंगे, तब पछताना होगा, तब एक नंबर से आधे नंबर रह जाओगे, तब समझ में। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, एक्सपोर्ट एम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिएगा, जो आप बैंक के बारे में प्रश्न पूछता है तो आप सोच लीजिएगा, बैंक पढ़ना पड़ेगा। ये वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो आपके इकोनॉमिक्स अध्याय के सब्जेक्ट के अंतर्गत आएंगे। तो याद रखें, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1982 में स्थापना किया गया था। तो इस प्रकार जितने भी बैंक हैं पढ़ लीजिएगा, प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न आप समझ पा रहे होंगे, क्या प्रश्न पूछा है, साइंस का है। लेड का रासायनिक नाम क्या है? जिसे हम क्या कहते हैं, जस्ता भी कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो आप लोग बताएं। तो याद रखिएगा, लेड को पी से दर्शाया जाता है। इस प्रकार से आप लोग समझ जाइएगा कि ये जिंक है, ये आयरन है। एम बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में करके, इसका नाम क्या है या किसका संकेत है, आप लोग कमेंट बॉक्स अवश्य बताएंगे, हमें उम्मीद है। पी लेड का हो गया, Fe आयरन का हो गया, Zn जिंक हो गया, Mn किसका संकेत है। तो आप लोग समझ जाइएगा, आवर्त सारणी, चाहे वो डॉबरनेर का त्रिक नियम हो, चाहे वो अष्टक नियम हो न्यूलैंड्स का, चाहे वो मॉजले का नियम हो, मतलब मॉजले हेनरी का नियम हो, चाहे आपकी आवर्त सारणी का नियम, चाहे आधुनिक आवर्त सारणी का नियम हो,
पूरे आपको नियम पढ़ना पड़ेगा, एलिमेंट को बिठाने के नियम, वह किस आधार पर बिठाया गया था, वह किसका संकेत क्या है, परमाणु भार क्या है, इस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग जो प्रश्न देख पा रहे होंगे, हमें संकेत पूछा है तो संकेत आप लोग पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो ये प्रश्न हमें समझा दिया कि हमें प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और संबंधित नृत्यांगना या नर्तकों का भी प्रश्न बनने वाला है। तो याद रखें, जो प्रमुख नृत्यांगना वो कौन है, प्रतिभा प्रहलाद। यह भारतनाट्यम और यह सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। जिसे आप जानते होंगे, इनकी संख्या वर्तमान में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या भारत में 8 हो चुकी है। याद रखिएगा, सबसे नवीनतम माना जाता सत्रिया, और यह असम में प्रचलित है। कौन, सत्रिया। और भरतनाट्यम कहाँ पर है आप बतानी चाहिए, तमिलनाडु में, कथकली केरल में, कथक उत्तर प्रदेश में, ओडिसी उड़ीसा में प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें, सिस्टमेटिक प्रश्न नहीं मिलेगा, क्योंकि जब एग्जाम हुआ था उस समय तो बिल्कुल मिक्सअप प्रश्न आया था, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके, जिसका, साइंस का, कंप्यूटर का। और अभी जो वैकेंसियाँ जो चल रही हैं, 24-25 एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है आरआरबी द्वारा, तो सभी का एक जो पेपर प्रश्न पता रखेंगे। शुरू में जो एएलपी हुआ था तब मिक्स कर दिया, उसके बाद फिर मिक्स नहीं किया है। मैथ्स का अलग भाग बनाएगा, रीजनिंग का अलग बनाएगा, जीके का अलग बनाएगा, तो इसमें दिक्कत नहीं जाएगा। आप मैथ्स हल करो पहले, रीजनिंग हल करो, चाहे जीके हल करो, ऐसे आप कर सकते हो। पहले के समय में क्या हुआ करता था, मिक्स दिया करता था, तो आप चिंता ना करो, अभी अलग अलग। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे आपके समक्ष है कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है। तो अनुशीलन समिति संबंधित नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास एक डाटा उपलब्ध नहीं है, तो ऑप्शन की बात ना करो। तो हमें बोल रहा है क्रांतिकारी संगठन हुआ करते थे। जब देश आज़ाद करने की बात आई तो अनेकों क्रांतिकारियों ने अपना अपना संगठन बनाया और आज़ादी के संघर्ष में सहयोग प्रदान किया। तो अनुशीलन एक समिति बना था। जो पूछ रहा है इनमें से कौन संबंधित नहीं है, तो आपके पास आंसर होगा ऑप्शन ए, राजेंद्र लाहिरी। यह तो भाई चोरी चोरा कांड से संबंधित, याद रखना, चोरी चोरा कांड आप पढ़े होंगे तो राजेंद्र लाहिरी का नाम आपने अवश्य सुना होगा। अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर, जिसे हमें आरबीआई कहते हैं। याद रखें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो विश्व का नहीं भारत का सबसे बड़ा वित्तीय संस्था या बैंक है, जिसकी स्थापना याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935 को मुंबई महाराष्ट्र में नहीं किया गया था, पश्चिम बंगाल कोलकाता में किया गया था। उसके बाद 1939 में मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय को लाया गया। ये भी प्रश्न में याद रखेंगे। और 1 जनवरी 1950 को नहीं 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये भी प्रश्न बनता है। चलिए, और इस प्रकार से अब भी हमें इसी शिफ्ट में, इसी तारीख में हमें इसके पहले प्रश्न मिला था। एक बैंक का नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा, जिसको हम 1982 बताए थे स्थापना, है कि नहीं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जैसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हो गया सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन, याद रखेंगे। और इसका मुख्यालय याद रखें, आप पता चाहिए मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र। यह भी एक वित्तीय संस्था है। और आप देख पा रहे होंगे जिसे हम बोलते हैं हिंदी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, अंग्रेजी में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके चेयरमैन या हम जैसे अध्यक्ष की बात करें तो कौन है, जो पूछा रहा है। 2020 की बात करें तो आपका अजय त्यागी, ठीक है। अब आपको बताना है कि 2025 में कौन है। अगर नहीं पढ़ोगे तो सोच लीजिएगा आपका नुकसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि उस समय के पेपर में उस समय का प्रश्न हमें वर्तमान का पूछा था, तो अभी के पेपर में वर्तमान का पूछेगा, तो आप लोग 2025 का प्रश्न पढ़ लीजिएगा। हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। ना पढ़ोगे तो आपका घाटा होने वाला, फिर मत कहना, पछताना होगा। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको टॉप 20 प्रश्न जीके जीएस कवर कराया, साथ में आपको साइंस भी है, कंप्यूटर भी है, आपके स्पोर्ट्स भी, पूरा आप जीके जैसे इतिहास, भूगोल, इतिहास, संविधान पूरा मिलेगा, ठीक है। और इस वीडियो को बता दें 100% आपके सही और सटीक प्रश्न हैं, जो आपको भर्ती परीक्षा में आपको सहायता प्रदान करने वाले हैं। रेलवे परीक्षा, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल वैकेंसी फिर आएगा, वहाँ भी काम देगा, जेईई में काम देगा, टेक्नीशियन में काम देगा, एएलपी में काम देगा। और आपको
एनटीपीसी ग्रुप डी में काम देगा, चाहे स्नातक स्तर का हो चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल का हो, आप काम देगा। हम आपको जीके जीएस की बात करें, सिर्फ आपको नज़रों में दिखा रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट भी लगाना, पर डे प्रयास करो जीके जीएस का, और व्याख्या भी पढ़ लीजिएगा। और हम आपको प्रश्न के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं कि लेवल किस प्रकार का था उस समय और किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे, जी आपको दिखाने का प्रयास करें, जिससे आप आइडिया लगा पाओ कि प्रश्न किस प्रकार से आने वाले। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मैथ्स भी देखिएगा, सिस्टमेटिक प्रश्न चल रहे हैं शिफ्ट बाय डे बाय, और अभी तो हम अध्यायवार प्रश्न कवर करा रहे हैं। संख्या पद्धति का हमने प्रश्न कराया है, 2 पार्ट कवर हो चुके हैं, अगला पार्ट आपको मिलेगा। चलिए थैंक फॉर वाचिंग, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। अगर आपका 1% भी अगर फायदा होता है हमारी वीडियो से तो विद्यार्थियों आप हमें सपोर्ट करें। और मुझे बहुत खुशी होती है विद्यार्थियों को बात बताते हुए, बार बार कहना पड़ता है कि हर दिन 5 से 10 विद्यार्थी हमसे जुड़ रहे हैं, और हम इन विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करते हैं जो हमें सहयोग कर रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, हमें देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। हम ऐसे ही आपके लिए डाटा प्रोवाइड कराते रहेंगे। नवीनतम भर्ती परीक्षाओं की जानकारी हो, चाहे कोई एडमिट कार्ड कब आएगा, भर्ती परीक्षा कब आएगी, या जो भी अप टू डेट प्रश्न है या अप टू डेट जानकारी आपको पहले दिलाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।